हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th का जो मॉर्निंग का पेपर है सेशन का, उसको डिस्कस करेंगे हम आज फटाफट से। ठीक है ना बेटा। तो कल जैसे बॉयज़ का पेपर है, उनके लिए मैं इसको एक बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ बच्चों को। तो पेपर वही सेट है, जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे सेम रहेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 तक आएगा आपका। और सेम चीज़ वही है कि भाई आपके 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव MCQ। बाकी 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके 30 to 50 वर्ड्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के। फिर 3 मार्क के 7 क्वेश्चन आएंगे, 50 to 80 वर्ड्स आपको उसमें लिखना है। सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और वो 5 नंबर के होंगे बेटा। 80 से 120 नंबर लिखने, 120 वर्ड में लिखने हैं आपको। और क्वेश्चन सेक्शन ई में आपका 3 क्वेश्चन आएंगे, वो केस स्टडी होंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कौन सा नहीं? फलों का पकना, लोहे का जंग लगना, मोम का पिघलना, दूध से दही बनना। तो बेटा ये इसका आंसर होगा आपका मोम से पिघलना, मेल्टिंग ऑफ फैट्स। ये आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। गैस और ठोस पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, केवल गैस ही तरल रूप में व्यवहार करती है। गैस और द्रव्य पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, केवल द्रव पदार्थ तरल होते हैं। तो इसका इंग्लिश में पढ़ देते हैं ऑप्शन। फ्लूइड कैन शो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। गैसेज एंड सॉलिड लिक्विड हैव एज अ फ्लूइड्स। ए बी, ओनली गैस बिहेव एज सॉलिड फ्लूइड्स। सी, गैसेज एंड लिक्विड बिहेव एज अ फ्लूइड। या डी, ओनली लिक्विड आर फ्लूइड्स। तो बेटा इसका आंसर आपका सी, गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव एज अ फ्लूइड। ठीक है ना, मतलब जो गैस और द्रव पदार्थ है वही तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रमेश और शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है? पहचानने में उसकी मदद कीजिए। पहला, ए बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, लोहे का और सल्फर का मिश्रण, या ग्लूकोज। रमेश इज लुकिंग एट द सैंपल्स प्लेस्ड बाय हिज टीचर ऑन फ्रंट टेबल। हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस? बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर एंड ग्लूकोज। तो भाई आपको प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है? ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस आपसे पूछा है। इसका आंसर आपका होगा, इसमें से आपका आंसर मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर। बेटा ये मिक्सचर हो गया है, तो ये प्योर नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये प्योर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। एल्यूमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र को पहचानिए। तो भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है एल्यूमिनियम, आइडेंटिफाई द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो भाई एल्यूमिनियम होता है और क्लोरीन होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3, संयोजकता 3, इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3। तो कौन सा है आंसर? डी। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। तो कितने तत्व हैं देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड? तत्व कितने हैं? 1 2 3, 3 है आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 21 न्यूट्रॉन है, इस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? एन एटम ऑफ हैज 19 प्रोटॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 21 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट? तो भाई कितना होगा? तो देखिए इसका आंसर जो होगा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या क्या होती है आपकी? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को बोलते हैं, तो आपका आंसर बी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, परमाणु संख्या 20 तत्व के क्रमशः के एलिमेंट कोश में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण चुने। तो चूज द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एलिमेंट शेल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 20। तो भाई पहले में आते हैं 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2। तो ये आपका डी आंसर। अगला ऑप्शन है, किसी विलयन में रखिए कोशिका सिकुड़ जाएगी यदि कोशिका, पहला है कोशिका में आसपास के विलयन में पानी के अणुओं की सांद्रता समान हो। बी, कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से कम हो। सी, कोशिका में पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से अधिक हो। डी, आसपास के विलयन में पानी के अणुओं की सांद्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे ऑप्शन हम, अ सेल प्लेस इन अ सॉल्यूशन गेट श्रिंक, कब सिकुड़ेगी? इफ, यदि ए, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेम इनसाइड द सेल एंड in the surrounding solution, the concentration of water molecules is lesser inside the cell and in the then surrounding solution, the concentration of solution water molecules inside the cell is higher than the surrounding solution, the concentration of water molecule in surrounding solution does not matter। तो भाई इसका आंसर है सी, जब ये क्वेश्चन में मतलब जो पानी की जो अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा तब फर्क पड़ेगा और वो पानी वहाँ से निकल जाएगा, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
आपका उपास्थि में पाई जाती है डैश। उपास्थि किसमें पाई जाती है बेटा? वृक्क में, बाहरी कान में, हृदय में, फेफड़ों में। कार्टिलेज इज फाउंड इन किडनी, एक्सटर्नल ईयर, हार्ट या लंग्स। तो भाई उपास्थि होती है कार्टिलेज, हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, जो बहुत मुलायम होती है, जो मुड़ जाती है। देखो जैसे आपका कान है, कान को अगर आप हिलाओगे तो हिल जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है ना, दब भी जाएगा। लेकिन आपका जो ये सब चीज़ें, इन पे आप हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विस्थापन में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। विस्थापन की बात कर रहे हैं बेटा, परिमाण के साथ दिशा भी होगी, ठीक है। विस्थापन का परिमाण, इसने बोला सत्य है, बोला है ना। विस्थापन परिमाण दूरी से अधिक होता है, नहीं। विस्थापन में परिमाण होता है लेकिन कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये तो गलत है बिल्कुल। विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। तो भाई इसने बोला कौन सा सत्य है? विस्थापन शून्य हो सकता है बेटा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा आपका कि भाई परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि भाई आप दिशा भी देखोगे उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। इंग्लिश में बात थोड़ा दोबारा बताया था मैं आपको। क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्या बात ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक, यही ठीक है बेटा, ठीक है ना। बाकी करोगे तो वो आपका आंसर नहीं आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, 80 kg और 80 किलो 20 किलो द्रव्यमान वाले दो पिंडों में लगाया गया बल क्रमशः 20 न्यूटन है और एक 60 न्यूटन है। त्वरण का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इंग्लिश में पढ़े, द फोर्स अप्लाइड टू बॉडीज मास M80 20 kg या 20 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। तो आपको पता है कैसे करेंगे इसको, लिस्ट को, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, F इक्वल टू M इंटू में A होता है बेटा। ऐसे दूसरा वाला भी जो F होगा वो M इंटू में A होगा। A1 A2 हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 80 किलो, नीचे वाला M2 मान लीजिए M1 M2, ये हो गया आपका 120 है, बराबर F आपका दिया हुआ है आपका 20 और ये 60 दिया हुआ है, और A1 बाई A2 निकालना है आपको। तो काट दीजिएगा, 20 को 80, 4 कम 4 पंजे 20, 1/12 बेटा, डी आंसर इसका, ठीक है, इसका डी आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर वेग से चलती हुई 2000 किलोग्राम की रेलगाड़ी का संवेग क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ट्रेन वेइंग 2000 kg मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई एम इंटू में वी आपका संवेग होता है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 दूनी 4। तो देख लीजिए कौन सा होगा आंसर, सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इस संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, डोरी को उपयुक्त ढंग से खींचता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित कर रहा है? पहला, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, या अन्य संगीत वादकों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति। तो भाई वो सेटिंग कर रहा होता है। सेटिंग क्या मतलब, वो डी आंसर है इसका आपका, ठीक है ना। वो क्या कर रहा होता है, सेटिंग कर रहा होता है, ताकि वही जो बाकी वाद्य यंत्र है, बाकी जो बजाओगे उनकी आवृत्ति उससे एक मैच कर जाए, तभी आप उसे बजा पाओगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इज इन म्यूजिकल कंसर्ट, अ sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. By doing so he is adjusting फ्रिक्वेंसी, एडजस्ट कर रहा है बेटा, और कुछ नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 है आपका कि भाई दो लगातार स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी h दी हुई है आपको। इस तरंग का तरंग देख गया कितना होगा? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज h, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज, भाई अगर बीच में इन दोनों के बीच में h की दूरी है ना, तो ये वही आपकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो भाई इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज h, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज h। बेटा ये h ही होती है, जो इनके बीच में डिफरेंस है ना, वही आपकी वेवलेंथ होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3 बृहत पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो बेटा इसका तो आंसर NPK होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस फसल पैटर्न में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना आवश्यक है, शामिल है? कौन से में होता है भाई, एक साथ उगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो विच क्रॉपिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग। तो भाई ये मिश्रित फसल बोलते हैं इसको हम, मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 आ गया बेटा। तो पहले ये आपके असर्शन
अभी कथन और वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आप ए बी सी लगाते हो, जो भी जिसमें एक ठीक होता है, दोनों ठीक है तो ए, और अगर आपका दोनों ठीक है नहीं उसका दूसरा रीज़न नहीं है तो बी और सी, एक पहला सही दूसरा गलत तो सी, और एक पहला गलत दूसरा चौथा दूसरा गलत तो डी। तो बैलेंस डाइट आपको दिया है, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है। आर रीज़न दिया हुआ है, संतुलित आहार दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो ठीक है भाई, हम अपने पशुओं को दूध, अगर हम दुधारू पशु मतलब जिससे हम दूध लेते हैं बेटा, उनको संतुलित आहार देते हैं, बिल्कुल ठीक है। संतुलित आहार दुधारू पशुओं के लिए दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा बढ़ाएंगे उसको, ये भी ठीक है बेटा। अब बैलेंस डाइट इज गिवन टू मिल्चिंग एनिमल्स, मिल्चिंग एनिमल दूध वाले देने वाले एनिमल्स। बैलेंस डाइट इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मिल्चिंग एनिमल, बेटा ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही रीज़न, ये इसका रीज़न प्रॉपर है, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद एक वस्तु तैरती है यदि वह तरल की मात्रा में विस्थापित करती है जिसका वजन वस्तु के वास्तविक वजन से अधिक होता है। तो भाई ये आपका ठीक है, सही बोल रहे जी। हम जब कोई तैरता है तो वो अपने जो वस्तु तैरती है तो अपने हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से वो उतनी पानी को विस्थापित कर देती है। तैरते समय वस्तु नीचे की ओर कोई नेट बल अनुभव नहीं करती है, तो भाई ये भी ठीक है। बाकी इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार हम। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट डिस्प्लेस लिक्विड हुज वेट इज मोर देन एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक। द बॉडी विल एक्सपीरियंस नो नेट डाउनवर्ड फोर्स ड्यूरिंग फ्लोटेशन, बिल्कुल ठीक बेटा, इसका आंसर ए होगा, इसका रीजन है प्रॉपर, इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, आंत के आंतरिक परत में लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। स्तंभकार एपिथेलियम अवशोषण और स्राव की सुविधा उत्पादन करता है, बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये जो हो रहा है एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं वो अवशोषण का काम करती हैं और स्राव का काम करती है, बिल्कुल दोनों, ये इसका रीजन प्रॉपर है, दोनों ही बातें भी ठीक है बेटा, तो आंसर ए होगा। अब देख लेते हैं इसका इंग्लिश में एक बार। तो बेटा इंग्लिश में ये आपका था, इनर लिविंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज अ टॉल एपिथेलियल सेल। तो टॉल एपिथेलियल सेल बेटा देखो, अगर आप टॉल मतलब लंबे लंबे बनाओगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोलुमिनर एपिथेलियम ही बोलते हैं, और वो चीज़ में हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर ए है, बता दिया मैंने पहले ही आपको। अगला क्वेश्चन 20वां बोल रहा है आपको, कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है, नहीं ये एकदम ठीक बोल रहा है बेटा। आर यह कोशिका की सुरक्षा निश्चित आकार सहायता प्रदान नहीं करती, बेटा ये तो हो गया गलत, जो वो करती है, ठीक है ना। और देखें, सेल वाल इज नॉट नॉट नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक। और जो आपका आर है, आर मतलब इट डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन डेफिनेट शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, तो बेटा ये हो गया गलत, ये इसका रीज़न नहीं है, ये आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम फटाफट से हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है बेटा, कि भाई सोहन तेज बुखार से पीड़ित था, डॉक्टर ने उसकी माँ को उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखने का सुझाव दिया, कारण बताइए कि डॉक्टर ने उसकी माँ को ऐसा करने की सलाह क्यों दी। सोहन वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, डॉक्टर एडवाइज हिज मदर टू पुट स्ट्रिप्स ऑफ वेट क्लॉथ ऑन हिज फोरहेड, गिव रीजन वाई डॉक्टर एडवाइज हिज मदर टू डू सो, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो भाई सीधी सी बात है कि पहली बात यह है कि भाई जब आप उसे जो गीली पट्टी लगाओगे, ठीक है ना, गीली पट्टी लगाओगे, कॉटन की पट्टी जब लगाओगे उससे क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, उससे जो पानी उड़ेगा, पानी आपको पता है इवोपरेट करता है, पानी क्या करता है, इवोपरेट करेगा, वाष्पीकृत होगा, है ना। और उससे क्या होगा, वहाँ पे वो हीट हो जाएगी, जो गर्मी है उसके माथे की बेटा वो निकलेगी बाहर, और क्या होगा उससे कूलिंग इफेक्ट, उससे क्या होगा बेटा, वो ठंडा शीतलता मिलेगी उसको, किसको बेटा, बच्चे को जो बीमार हो रहा है बेटा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन देखो बेटा एक बार, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है इसमें, तो दोनों चीज़ इसमें आ गई होगी आपको भाई, एक तो इवोपरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और ठंडा शीतलता महसूस होगी उसे बच्चे को, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, गर्मी के दिन रवि रमेश क्रमशः सूती नायलॉन के कपड़े पहने हुए हैं, आपके अनुसार किसे अधिक आरामदायक महसूस होगा और क्यों। भाई सीधी सी बात है, पहले तो रवि ने कपड़े पहने हैं आपके सूती, सॉरी मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ बेटा। ऑन अ हॉट समर डे रवि एंड रमेश आर वेयरिंग कॉटन, रवि ने पहने कॉटन के कपड़े और जो रमेश ने पहने नायलॉन के क्लॉथ रिस्पेक्टिवली, हु डू यू थिंक वुड बी मोर कंफर्टेबल एंड वाई। तो भाई सीधी सी बात है, तो रवि ने गर्मी के कपड़े पहने हुए, कॉटन के कपड़े पहने हुए, तो उसको अच्छा लगेगा। दूसरा, तो जो कॉटन है, कॉटन जो कपड़े इसने पहने हैं रवि ने, वो बहुत जल्दी से उसमें पसीना आता है बेटा, पसीना आता है तो फिर वही आपका वाष्पीकरण होगा, एवोपरेशन होगा, और वो जो पसीना वो उड़ जाएगा, और उससे क्या मिलेगा फिर कूलिंग इफेक्ट। दोनों में आंसर बेटा सेम है, पहले एवोपरेशन वाष्पीकरण और फिर कूलिंग इफेक्ट मतलब शीतलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 22वां, कि पदार्थ पी में उच्च संपीड़ितता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दबा सकते हो उसको आप, इसे आसानी से द्रवित किया जाता है, द्रवित मतलब उसे वो कन्वर्ट हो जाएगा द्रव में। पदार्थ पी के पेट अवस्था का पता लगाए, पदार्थ पी की इस अवस्था के दो गुणों की सूचीबद्ध कीजिए। सब्सटेंस पी हैज़ अ हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन बी इजिली लिक्विफेबल,
आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर पी एंड राइट टू पार्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट मैटर। तो भाई कंप्रेस कौन होता है? सबसे ज़्यादा गैस होती है, और वही क्या होती है बेटा? लिक्विफाइड हो जाती है। ठीक है ना? तो पी आपकी एक गैस है, पहली बात। और गैस के बारे में आप अपने अच्छे से दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं बेटा, कोई भी दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये आप लिख लेना बेटा अपने आप। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 23 है, समभारित को परिभाषित कीजिए। और दूसरा, क्या संभारित में समस्थानिकों के समान रासायनिक गुण होते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये तो हो गया एक बार हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ बेटा। तो इंग्लिश में आपको दिया क्या हुआ है? तो ये दिया हुआ है, डिफाइन आइसोबार्स टू डू आइसोबार हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक आइसोटोप्स, एक्सप्लेन। तो भाई पहली बात तो जो आपके संभारित होते हैं, तो जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी, सेम एटॉमिक मास होगा बेटा, है ना, मास नंबर सेम होगा, तो वो होता है आपका। और बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विभिन्न उसकी क्या होंगे, परमाणु संख्या होगी, तो उसे हम आइसोबार संभारित बोलते हैं। दूसरी चीज़ बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरा चीज़ ये है आपकी कि जो प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ आपकी होगी वो सेम नहीं होगी प्रॉपर्टीज़ बेटा, क्योंकि दोनों अपोजिट है, आइसोबार भी और जो आइसोटोप है दोनों अपोजिट है। इसमें इसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसमें मतलब परमाणु संख्या समान होती है, इसमें परमाणु संख्या विभिन्न होती है, तो ये अलग अलग होंगी बेटा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। जंतु कोशिकाओं की तुलना में कवक और बैक्टीरिया आसपास के मध्य में बहुत अधिक परिवर्तनों का सामना कैसे करते हैं? हाउ डज फंगाई एंड बैक्टीरिया विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल्स। ठीक है। तो भाई इसका तो सीधा सीधा बात यही है कि वो जो दोनों हैं उनके अंदर मेन होती है सेल वॉल बेटा, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति उनकी ऐसी होती है बेटा जो बहुत सारा सारा प्रेशर झेल जाती है बेटा। ठीक है ना? तो कोशिका भित्ति के बारे में आपको लिखना है, जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर को, जो बहुत ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है बेटा, है ना? ठीक है। तो उसके अंदर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर चक्कर लगा रहा है। वह कुल 4 चक्कर लगाता है, अंत में वह उस स्थान पर वापस आ जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था, ये उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी परिकलित कीजिए। आदमी द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन भी ज्ञात कीजिए। अ मैन इज वॉकिंग ऑन द 200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, ही वाज टेकिंग takes 4 राउंड and he come back to the point where he started his journey. Calculate the total distance traveled by him, also calculate the displacement traveled by the man. तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जो आपका देखो कितना टोटल सर्कुलर ट्रैक है 200 मीटर, 200 मीटर का बेटा ये है, कितने चक्कर मारे, 4 चक्कर मारे, टोटल कितना हो गया 800 मीटर। तो भाई दूरी हो गया, डिस्टेंस होगा वो 800 मीटर हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो होगा 0, क्योंकि विस्थापन जो होता है वो आपका जो होगा 0 होगा विस्थापन, क्योंकि घूम घूम के 4 बार वो वापस उसी पॉइंट पे आ चुका है बेटा। ठीक है। इसी का एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ए साइकिल सवार 25 सेकंड के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से चल रहा है, उसका त्वरण पर क्लिक कीजिए और उसके द्वारा 15 सेकेंड में तय की गई दूरी याद करें। अ साइकिलिस्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 25 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन कवर्ड बाय हिम इन 15 सेकंड। तो भाई पहली बात जो है, इस जब हम इसका निकालेंगे त्वरण निकालेंगे, त्वरण मतलब ए निकालेंगे, वो होता है v माइनस यू बाय टी। तो ए इसका देखो इसी वेट से चल रहा है वो, स्थिर वेट से, तो 20 भी जो उसका प्रारंभिक वेट था वो भी मतलब वी भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, अंतिम वेग भी 20 होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। उसके फाइनल वेट दोनों बराबर होंगे, और टाइम आपका दिया है 25 सेकंड, तो बेटा यहाँ 0 हो जाएगा, त्वरण होगा ही नहीं। अगर वो स्थिर वेट से चलेगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, अभी इसका हमेशा जो त्वरण होगा वो 0 होगा, ये एक्सेलरेशन 0 होगा। डिस्टेंस जो लेना है आपको, तो भाई डिस्टेंस निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू में टाइम, 4 इंटू में समय, तो ये आपका 20 दिया हुआ, टाइम आपको 15 दिया हुआ, ये आ गया 300 मीटर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं भाई। अगला ऑप्शन आपको बोल रहा है 26वां कि भाई एक कुली 20 किलोग्राम वजन जमीन से उठाकर 1 सेंटीमीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। कुली द्वारा सामान उठाकर रखने के लिए मैं किए कार्य का ज्ञात कीजिए। अगर हम पढ़ लेते हैं, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 20 किलो फ्रॉम अ ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हैंड 1.7 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाय द पोर्टर इन लिफ्टिंग द लगेज। जी आपको दिया हुआ है, तो भाई सीधी बात है, अब जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो WM इंटू में G इंटू में H। तो M भी दिया हुआ है 20, ये आपको पता है, ठीक है ना, KG यहाँ दिया हुआ आपका द्रव्यमान होता है, और G आपको पता है 10 ले लीजिए, बोला भी हुआ लेने के लिए, और आपका जो H हाइट है वो 1.7 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब।
7 है आपका, किसी तत्व के परमाणु के भारी कोश में एम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो भाई क्या क्या होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, मैंने पहले ही बना दिया, यहाँ पे 6 है। इस परमाणु का 3 परमाणु का 3 नंबर क्वेश्चन बेटा, सॉरी। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, परमाणु संरचना चित्र बनाइए, उत्तर लिखिए। एन एटम ऑफ एलिमेंट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक शेल एम शेल, राइट डाउन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ड्रॉ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो भाई सीधी सी बात है, आपको एम में 6 दिया हुआ है, इससे पहले आयल में तो होते हैं 8, इसमें होते हैं 2। तो भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपका बन गया ये 2 8 6। जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, संरचना बनानी है तो भाई पहले में 2 नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में होते हैं, फिर 8 बना देना, 8 2 3 4 5 6 7 8, फिर 6 बनाने, 1 2 3 4 5 6। वैलेंसी बेटा स्क्वाड बनाना है, कितने चाहिए? 2, खत्म। अगला क्वेश्चन, क्या होगा 28 को यदि क्या होगा कुछ भौतिक और रासायनिक कारणों से कोशिका का संगठन क्षतिग्रस्त हो जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? या फिर अगला पूछा है, चलो पहले यही याद कर लेते हैं। व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डैमेज ड्यू टू द सर्टेन फिजिकल और केमिकल रीजन? तो भाई सीधी सी बात है, डैमेज अगर हो गया, अगर वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ पे भाई लाइजोसोम काम करेगा, आएगा, पाचन एंजाइम छोड़ेगा अपने, और पूरी पूरी कोशिका को खा जाएगा बेटा, पाचित कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें कोशे भित्ति एवं कोशे झिल्ली की संरचना बनी होती है। ठीक है, नेम द मेटेरियल ऑफ द विच सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड हो। तो भाई किससे बनी होती है? आपका होता है ग्लूकोज, सेलुलोज, सेलुलोज बेटा, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल आपकी, ठीक है ना। और जो सेल में जो आपकी कोशोभित्ति सेलुलोज की बनी होती है बेटा, उस तो आपकी जो कोशोभित्ति है वो तो बनी होती है आपकी सेलुलोज की, सेल में वॉल वॉल। कोशी झिल्ली बनी होती है आपकी प्रोटीन लिपिड की बेटा, प्रोटीन लिपिड की बनी होती है ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कि भाई आपको ये बताना है, कारण बताना है। ए, विभजोतर कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और कोशीय द्रव होता है, लेकिन उसमें राजधानी नहीं होती है, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म बट दे लैक वैक्यूल। तो भाई सीधी सी बात है, उनको अब जो देखो, जो राजधानी होती है, जो वैक्यूल होता है बेटा, उसमें होता है, क्या होता है उसमें आपका, जो भी आपके फूड मटेरियल होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना होता है। तो भाई उन ये सेल्स वो काम नहीं करती हैं। वैक्यू जो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो ये काम नहीं करती, ना ही वो फूड स्टोर करती हैं, और ना ही वो फूड मटेरियल वेस्ट मटेरियल को स्टोर करती हैं। तो उनको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती, राजधानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खाने को स्टोर नहीं करती बेटा, संग्रहण भोजन संग्रह नहीं करती हैं, और ना ही वर्ज्य पदार्थों संग्रह करती है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नारियल के इस रेशेयुक्त छिलके को अलग करना काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ कोकोनट। तो भाई सीधी सी बात है, ये जो आपका हस्क है, जो कोकोनट का जो हस्क होता है, जो छिलका होता है बेटा, ये बना होता है, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा होता है बेटा, ठीक है ना। और जो जिसके ऊपर क्या होता है, लिग्निन, एक लिग्निन होता है बेटा, उसकी परत चढ़ी होती है, ठीक है, किसकी परत चढ़ी होती है बेटा? लिग्निन की, ठीक है। ये फ्लोएम फ्लोएम होता है, फ्लोएम फ्लोएम आपने सुना होगा बेटा, फ्लोएम और जाइलम, ये फ्लोएम का पार्ट है स्क्लेरन कायमा, ठीक है ना। और उसी की फ्लोएम चढ़ी होती है, इसके ऊपर लिग्निन चढ़ा होता है बेटा, जो कि बहुत काफ़ी स्ट्रांगली लगा होता है छिलके के ऊपर, ठीक है ना, नारियल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फटाफट से। इसी में बेटा आपका कुछ वो दिया हुआ है, अथवा दिया ऑप्शन दिया हुआ है, जलकुंभी पानी से ऊपर तैरते हैं, वाटर हैसिन फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। तो बेटा उनके अंदर होते हैं एरन कायमा, क्या होते हैं बेटा जी? एरन कायमा, एरन कायमा टिश्यू पैरन कायमा का पार्ट है बेटा, वो होते हैं, इसलिए वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। स्लेरन कायमा उत्तर में अंतरकोशीय जीवित स्थान अनुपस्थित है। इंटरसेलुलर स्पेसीज आर एब्सेंट इन स्लेरन कायमा टिश्यू। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी हमने पढ़ा स्क्लेरन कायमा टिश्यू के उत्तर के बारे में, पीछे पढ़ा था हमने। जो स्क्लेरन टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके अंदर बिल्कुल एकदम ठोसा ठस, आपने नारियल का छिलका देखा था ना, ठोसा ठस भरा हुआ था एकदम से, तो वहाँ में बिल्कुल भी छेद नहीं होते। इंग्लिश में बोले तो इसमें स्टिफनेस होती है बेटा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, ठीक है ना। और उसी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो हार्ड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं बेटा? हार्ड। उसमें फिर इसलिए कोई भी स्पेस बीच में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में बताना है आपको, ये आपको बुक में मिल जाएगा बेटा, आंसर आप पढ़ सकते हैं, बोयन फोन के बारे में बता रखा है इसमें। और व्हाट इज एप्लीकेशन, आपको इसकी एप्लीकेशन देनी है इसकी, ये आपको बुक में मिल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, गिव टू फैक्टर्स ऑन विच बॉयंट फोर्स डिपेंड्स। तो भाई किस पे करता है डिपेंड? एक तो भाई होता है ये वॉल्यूम पे, सॉरी, दो कारक दीजिए जिनमें उत्प्लावक बल निर्भर करता है। तो भाई पहला तो हो गया वॉल्यूम मतलब आयतन, दूसरा घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है, इन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है, डिफरेंशिएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों में आपको अंतर देना है। पहला, दूरी विस्थापन के अंदर, तो भाई दूरी
एक दिश दूरी एक अदिश राशि है बेटा, विस्थापन जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब बात करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे हम, तो भाई ये तो इसमें ये आपकी अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इसमें मैग्नीट्यूड, इसमें आपका आपका परिमाण और दिशा दोनों होंगे। इसमें परिमाण, इसमें परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे बेटा। इसका मतलब यहाँ पे आपका डायरेक्शन एज वेल एज जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों होगा। उसके बाद अदिश सदिश राशि यहाँ पे दिया हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई ये भी आपको डिफरेंस देना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। अदिश और सदिश, जिसमें दिशा चाहिए होती है, जिसमें दिशा नहीं चाहिए होती है वो आपकी स्केलर होती है, जिसमें दिशा चाहिए होती है वो आपकी सदिश राशि है बेटा। जिसमें मैंने बता दिया आपको, ये दूरी, यहाँ पे दूरी डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ पे या मास केजी आ जाएगा बेटा, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें डिस्टेंस नहीं देखना होता हमें, है ना। उसका गति और वेग, तो स्पीड और वेलोसिटी। तो बेटा जब हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, मतलब यहाँ पे स्पीड में क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो भाई ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी, या स्केलर मतलब आपका ये हो गया अदिश राशि, और ये हो गया आपका सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसी से मिलते जुलते आपके तीनों तीनों डिफरेंस मिलते जुलते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 32, देख लेते हैं एक बार कि भाई जब तक क्या किया आपने, जब तक पत्थर तालाब में फेंका जाता है तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपसे, और जो उसका पूछा हुआ आपसे ये पूछा हुआ था भाई, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू अ पॉन्ड व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस। तो भाई ये होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है बेटा, अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं जिनको। अल्ट्रासाउंड प्रासर तरंगों के उपयोग लीजिए, राइट टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो भाई सीधी सी बात है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो पहले तो इसका यूज़ होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव है ना, तो ये तो मशीनों में जो आपकी जो मशीनों में जो आपकी दरार बढ़ जाती है, ब्रेकेज होता है, तो उसका पता लगाते हैं, ठीक है ना। और इनका उपयोग कहाँ होता है भाई, ईसीजी में ही होता है यूज़ इनका, हार्ट में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट में यूज़ होता है इसका, ठीक है। तो ये दो यूज़ के हो गए हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 देख लेते हैं। इसी में आपको दिया हुआ है वो दी हुई है बेटा चॉइस। मान लीजिए आप और आपका दोस्त चांद पर है, क्या आप अपने दोस्त द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुन पाएंगे, और समझाइए। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल बी एबल टू हियर एंड साउंड प्रोड्यूस बाय द योर फ्रेंड एक्सप्लेन। तो भाई सीधी सी बात है, आप नहीं सुन सकते बेटा, आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एटमोसफेयर नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर जो आपका एटमोसफेयर होता है, वातावरण वाला जो होता है, वो वहाँ पर नहीं है, एटमोसफेयर की वजह से आप नहीं सुन पाएंगे। दूसरा, अप्रासर ध्वनि अवसर ध्वनि से किस प्रकार भिन्न है, हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंफ्रासोनिक वेव्स। तो भाई प्रासर ध्वनि होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। और जो आपकी आए और जो आपका ये होता है इंफ्रासोनिक वेव्स जो होती हैं अवसर ध्वनि, वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है बेटा। और इसका एग्जाम्पल भी अलग होते हैं, जो बैट वगैरह होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं, जैसे राइनोसोर्स वगैरह ये यूज़ करते हैं बेटा, गेंडा वेंडा वाले जो होते हैं ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, व्हाट फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो भाई सबसे पहला तो आपको बताने पड़ेंगे कि भाई जो आपके जो भी आपके जो जैविक और अजैविक कारक हैं आपके, दोनों बारिश वारिश, आप तापमान वापमान सब दे सकते हैं, इसमें मिट्टी विट्टी सबके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सारे ही इसमें आ जाएंगे आपके, है ना। और फसल चक्र की फसलों का चयन कैसे किया जाता है, हाउ आर क्रॉप सेलेक्टिव फॉर क्रॉप रोटेशन। तो भाई ये सीधी सी बात है, देखा जाता है कि वहाँ की सोइल मिट्टी कैसी है, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, ठीक है ना, आर्द्रता नमी कैसी है, ठीक है ना, सीज़न कौन से, मतलब रेनी सीजन कैसा है, वहाँ बारिश कैसे होती है, और वहाँ पे देखना होगा बेटा क्रॉप रोटे ड्यूरेशन, कि भाई कौन सी फसल कब उगती है। तो बेटा ये आपको 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपको एक हिंदी में करा दूंगा फटाफट से। निम्नलिखित यौगिकों की रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अमोनियम सल्फेट, तो भाई अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है, NH4 सल्फेट SO4, ठीक है ना, 1 2 फॉर्मूला बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे जिंक ब्रोमाइड ZnBr2, कॉपर ऑक्साइड CuO। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि भाई घनायन ऋणायन, मतलब आपसे पूछा गया है आपसे कटायन अनायन, कटायन मतलब प्लस, अनायन मतलब माइनस, ऐसे यहाँ पे घनायन प्लस घनायन माइनस। तो भाई जो आगे होता है प्लस होता है, ऑक्सीजन की जो अभी वो होती है आपकी, हाँ तो कैसे बताओगे बेटा, ऑक्सीजन जो होता है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है माइनस में, तो ये -2 हो गया। तो जितना इसका माइनस है बेटा उतना इसका यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे पूछा है आपसे, तो भाई वो होता है आपका H2SO4, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें एक H+ आगे वाला प्लस होता है, और SO4 2-, ये आपका अनायन है बेटा, है ना। अब आपसे पूछा है कि ग्लूकोज शर्करा का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। इंग्लिश में बोले तो भाई कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, सबको दिया हुआ है। ये आपको आसान है, निकालना आसान है बेटा। 6 है, 12 गुणा में 6 जमा में 12 गुणा में 1 जमा में 12 गुणा में 16, ये आपको जमा कर देना है बेटा। इस तरह से सबको बस इस तरह वैल्यू रख देनी है और आपको मल्टीप्लाई करके निकाल देना आंसर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अगला क्या है। इसमें आपको चॉइस दी हुई है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताइए। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, तो भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि भाई ना मास द्रव्यमान को ना ही खत्म कर सकते हो ना विनाश हो सकता है। ठीक है ना, ये आपको इसके अंदर देना है। ठीक है ना, जितना मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। बस क्या होगा, जैसे आपका रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट में, मतलब उत्पाद में। ये हमेशा बराबर होता है बेटा, इनका मास, है ना, द्रव्यमान से बराबर होता है। निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, के पोटेशियम है, Na सोडियम है बेटा। निम्नलिखित यौगिकों में तत्वों के संयोजन के द्रव्यमान अनुपात क्या होंगे। ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है ना, तो C होता है 12 बेटा, और जो 16 एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, ऐसे काट देना, 2 6 12, इसे काटोगे 16 आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, तो 3:8। अमोनिया में N और H3, 3 H है बेटा, तो 3 हो गया। ये एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 गुणा में 1, नाइट्रोजन का 10 14, तो 14:3, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 35, निम्नलिखित में एक एक का महत्व लिखिए और राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको पता है बेटा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारे आपको पता ही होंगे। नहीं पता तो बताया तो हल्का हल्का। न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है भाई, इसमें ये आपका जो भी सूचना होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है मेन। और गोल्जी उपकरण ये आपका संचयन में, स्टोरेज में हेल्प करता है, क्रिस्टल प्रोटीन लिपिड वगैरह की। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल है, और इसे बिजली घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, जो कोशिका खराब हो जाती है, मतलब ये सुसाइडल बैग है, जो कोशिका खराब हो जाती है उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके पास एंजाइम होते हैं बेटा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई अगर आपका हरित लवण क्लोरोप्लास्ट नहीं होने पर कोई पादप जीवन नहीं होगा, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है भाई, तो ये ठीक है भाई, अगर हरित लवण क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा बेटा, तो फिर वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे इसकी वजह से ही फोटो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और सब जो जीवन है खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। तो हरित लवण मतलब आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, इफ नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस और देयर इज नो प्लांट लाइफ। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति से किस प्रकार भिन्न है। तो भाई प्लाज्मा झिल्ली मतलब हो गया आपका, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से कैसे डिफरेंट होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब कि वो हर किसी चीज़ को अंदर से अपने में से पास होने नहीं देती है। दूसरा, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये लिविंग होती है। लिविंग मतलब ये इसमें से आर पार चीज़ें जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है बेटा। ठीक है ना, संवहन करती है ये। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में 2 अंतर लिखिए। तो भाई ये तो बहुत ही ईजी है, ये आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये पुराने टाइप की होती है, ये नए टाइप में मतलब इसके अंदर सारे जो आपने पढ़ रहे हैं सारे डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनके डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं बेटा। ठीक है ना, इनके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, किसी वस्तु पर बल द्वारा होने वाले 3 संभावित परिवर्तन दर्शाइए। ठीक है। स्टेट एनी 3 चेंजेस दैट अ फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट अ बॉडी। तो क्या हो सकता है भाई, बल से क्या क्या हो सकता है उसमें भाई। एक तो उसमें वो बॉडी चलने लगेगी, ठीक है ना, चल नहीं रही होगी, स्टेशनरी होगी तो चलनी स्टार्ट कर देगी। दूसरा, वो रुक भी सकती है, स्टॉप भी कर सकती है। और दूसरा, उसकी दिशा भी आप बदल सकते हो, डायरेक्शन बदल सकते हो, और उसकी शेप भी आप उसकी बदल सकते हो, शेप भी बदल सकते हो उसकी, आप शेप भी बदल दोगे बेटा। ठीक है ना। कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनने की सलाह क्यों दी जाती है। वाई इज इट एडवाइजेबल टू वियर सीट बेल्ट वाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग अ कार। तो भाई ये होता है आपका न्यूटन का सेकंड का नियम जो है, सेकंड लॉ है, वो ये बोलता है बेटा, ठीक है, कि भाई जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है, जैसे भाई आपने बेल्ट नहीं लगाई, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो उससे एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कम हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट क्या हो जाए, संवेग आपको याद है, मोमेंटम आपको याद आएगा, मोमेंटम के बारे में बात करता है, ये संवेग के बारे में बात करता है, दूसरा नियम उसी के बारे में बोल रहा है। संवेग जितना नीचे टाइम होता है बेटा ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये बोलता है। तो भाई जो संवेग की दर को बल कहते हैं। तो यहाँ पर टाइम बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ने से क्या होगा, आपका बल कम हो जाएगा और उससे एक्सीडेंट में चोट कम लगेगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, जड़त्व किसे कहते हैं, उसका नाम लिखिए। बताइए जिस पर वस्तु को जड़त्व निर्भर करता है।
नेम द फैक्टर ऑन विच द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो इनर्शिया वही होता है कि भाई कोई भी चीज़ जो है जड़त्व क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ वस्तु अपने स्थिति से हिलती नहीं है जब तक उसे बाहर से बल ना अप्लाई हो। और दूसरा ये डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पे। किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान पे। तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसे हिलाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब बल ज़्यादा लगेगा बेटा। और जिसमें जिसका जड़त्व कम होता है, बल मतलब परम द्रव्यमान कम होगा, उसे कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फटाफट से हम इसको, दोनों में इसी में समझा दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सामान्य रासायनिक विधियों जैसे ऊर्जा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में लगभग 115 तत्व हैं। ए भाई ये मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयर आर मैक्सिमम 115 एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट। नेम मेटल व्हिच सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट बाय अ नाइफ। भाई उस धातु का नाम लिखिए जो नरम होता है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो भाई ये आपका आंसर है सोडियम। क्या आंसर है इसका? सोडियम होता है बेटा आंसर, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ऐसे कौन से तीन समूह हैं जिसमें आप सभी तत्वों को भौतिक संरचना के आधार पर विभाजित कर सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है, टेस्ट को आप फिजिकल कैसे आप चेंज कर बता सकते हो। तीन समूह मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस। तांबे के दो भौतिक गुण बताइए, या फिर ये सल्फर के दो भौतिक गुण बताइए। भाई कॉपर के आपको बताने हैं या फिर सल्फर के दो भौतिक गुण बताने हैं, तो आप इनके बता सकते हैं। इनके बारे में आपको कोई भी प्रॉपर्टी, तांबा जैसे आपका तारों में यूज़ होता है, कॉपर वायर में यूज़ होता है, सल्फर के बेटा टायर बनते हैं, ठीक है ना। और आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो 38 देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या बोल रहा है? पैरेंकाइमा पौधों के शरीर का बड़ा हिस्सा बनाता है। इन कोशिकाओं का विभाजन शक्ति प्राप्त है। पैरेंकाइमा कोशिकाएं आकार में अंडाकार, गोल, बहुभुज और लंबी होती हैं। पर कुछ पैरेंकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो भाई पैरेंकाइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। दीज सेल पोजेसेस द पावर ऑफ डिवीजन। द पैरेंकाइमा सेल्स आर ओवल, राउंड, पोलीगोनल एंड elongated इन शेप। सम पैरेंकाइमा टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल। पहला क्वेश्चन, पौधों में पैरेंकाइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है ना, पहली बात। तो वेयर इज पैरेंकाइमा फाउंड इन प्लांट्स? तो भाई हर जगह पाया जाता है, लीव, स्टेम और जो जड़ होती है उनके वहाँ पे पाया जाता है बेटा, ठीक है। पैरेंकाइमा जीवित ऊतक है या मृत ऊतक? पैरेंकाइमा इज लिविंग और डेड? तो भाई वो लिविंग होता है, मतलब जीवित ऊतक है। पैरेंकाइमा के दो मुख्य कार्य लिखिए। तो मेन फंक्शन पैरेंकाइमा के क्या है भाई? एक तो एरेंकाइमा पढ़ा आपने, जो पानी पौधे को तैरने में मदद करता है। एक होता है कि जिस पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है बेटा, वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हेल्पिंग करेगा फोटोसिंथेसिस में, कोलेंकाइमा। अगला क्या है? जलीय पौधे में पैरेंकाइमा ऊतक की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ पैरेंकाइमा इन हाइड्रोफाइट्स? तो भाई वो क्या प्रोड्यूस करता है? एयर कैविटीज, ठीक है ना। गैस की वो कैविटी बनाता है वहाँ पे, और उससे वो पौधा तैरता है बेटा, ठीक है ना, फ्लोट करता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड द्वारा धारण करने की वाली ऊर्जा की मात्रा उस कार्य की मात्रा के बराबर होती है जो उस ऊर्जा के व्यय होने पर कर सकता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, उसका केवल परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं है। ऊर्जा का सही मात्रा लिखिए। एम ऐसा ही मात्रा, मतलब आपसे भाई ऊर्जा की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो एनर्जी का पूछ रहा है आपसे ऐसी मात्रा, तो वो होता है बेटा जी जूल। इंग्लिश में हिंदी हो, जूल होता है। एम द्रव्यमान किसी पिंड जो वेग वी से विद्यमान है की गति ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। भाई एम एक वस्तु है, एम एन इज ऑब्जेक्ट एंड हैविंग स्पीड वेलोसिटी इज वी। राइट द करंट एनर्जी, ठीक है, लेकिन करंट एनर्जी क्या होगी बेटा उसकी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा, इसलिए आपका आंसर है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद आपका सी क्वेश्चन है बेटा, 200 किलोग्राम का भार 5 मीटर से ऊपर खींचा जाता है, किए गए कार्य का गणना कीजिए। मतलब अ लोड ऑफ 200 kg इज पुल्ड बाय 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्डन जी 10 मीटर। तो भाई ये तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, पी क्या होता है आपका, एम इंटू में जी इंटू में एच। कार्य मतलब क्या होता है? पी इंटू एम इंटू जी इंटू में एच कर दीजिए। एम आपको दे रखा है 200, जी 10 दिया हुआ है, एच आपका 5, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लास्ट में जूल आ जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन इसी में 40 किलोग्राम के लड़के की कितनी तेज दौड़ना चाहिए ताकि उसकी गति ऊर्जा 5760 जूल हो जाए बेटा? ये तो मैंने आपको, ये बहुत इजी है क्वेश्चन करना। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक गति ऊर्जा आपको दी हुई है कितनी? 5760। वो उल्टा कर देना क्वेश्चन को, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 5760, और आपको क्या दिया हुआ है? कंसोल कर देता हूँ मैं आपका। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 5760 लिखिए आपने। और आपको एम कितना दिया हुआ है बेटा जी? 40 किलोग्राम दिया हुआ है, या 40 kg दिया हुआ है आपको। तो हाफ इंटू में 40 इंटू में वी का स्क्वायर 5760। वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? काट दिया आपने, 2 दूनी 4, 20 आ गया। और 5760 ये 20 बेटा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कटा, आपने डिवाइड किया इसको, 2 1 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। इस तरह से आपने डिवाइड किया, हाफ एम वी स्क्वायर करके आपने किया इसको।
और जब काटेंगे इसको हम क्या करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। तो आप इसको क्या करेंगे, वी का स्क्वायर रखेंगे और ये 288 आ गया बेटा। उसके बाद वी इस पर झोपड़ी बना देंगे बेटा, मतलब वर्ग बना देंगे। उसके बाद जब इसे तोड़ेंगे आप 2 इंटू में 12 इंटू में 12 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा वी बराबर 12√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बेटा पेपर हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से, और जितना जल्दी हो सकता था समझाने की कोशिश की मैंने आपको, ताकि आपको पेपर अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप अपने आप की तैयारी चेक कर सकिए बेटा, ठीक है ना। और कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बेटा।